गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है हमारे साधारण विधानसभा इलेक्शन, यानी हमारे जो विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कानून के परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये किसी जुडिशरी एग्जाम के लिए या हमारे वकील मित्रों के लिए वीडियो नहीं है, बल्कि एक जनसाधारण के लिए है। तो आइए हम लोग इस चर्चा में जुड़ते हैं, देखते हैं कि हमें किसे वोट देना चाहिए। आज का जो विषय है, वोट किसे दे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कि जब हमारे भारतवर्ष स्वतंत्र हुए, हमें स्वाधीनता मिला, तो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको हम लोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नाम से जानते हैं, इस एक्ट से हमारे इलेक्शन गवर्न होते हैं। आप सब जानते हैं कि इसको गवर्न करने के लिए हमारे एक इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन से बनाया गया। जो कुछ भी आपके इलेक्शन के तहत अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष कोई गड़बड़ी कर रहा है, तो आप जाके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट डालते हैं। आज का जो विषय है, वोट किसे दे, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं कि आपको वोट देने का अधिकार है। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा इलेक्शंस, स्पेशली पाकुड़ में वोट जो है 20 नवंबर को है और आप अपना मत डालेंगे। ये आपके स्वतंत्र अधिकार है, आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आप जिससे चाहे, जिसको आप योग्य कैंडिडेट समझते हैं, उम्मीदवार समझते हैं, उसको आप वोट डालें। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इस संसद में तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पेश किया था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत अंतिम संसद द्वारा पहले आम चुनाव से पहले अधिनियमित किया गया था। तो पहला जो आम चुनाव हुआ था, उसके पहले ही अधिनियम बनाया गया था। अब मुद्दा बात है कि हम कोई भी काम करते हैं तो कानून के परिदृश्य में वो सही होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हमको इस कानून की जानकारी नहीं था, हाँ अगर जानकारी होता तो हम नहीं करते, ऐसा करके हम बच नहीं सकते। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। तो आप जानते हैं कि हैकिंग जो है, कोई कंप्यूटर को हैक कर लेता है, कोई सिस्टम को हैक कर लेता है। तो ये हैकिंग क्या है, प्रोहिबिटेड है, ये इलीगल है। लेकिन एंटी हैकिंग, अगर हमारे डिफेंस सिस्टम को कोई हैक कर लिया, कोई दूसरे कंट्री के लोग या दूसरे इसमें, तो डेफिनेटली उसको एंटी हैकिंग, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमारे अधिनियम में वो भी दिया हुआ है। उसी तरह आप जब अपने समाज में रहते हैं तो देखते हैं कि आपके जो है पंचायत है, आपके गांव है, पंचायत है, ब्लॉक है, थाना है। अब थाना में पुलिस प्रशासन है, उनके पास भी आर्म्स एमिनेशन होता है, गोला होता है, बारूद होता है, सब कुछ होता है उनके, जैसे भी उनके जो है, तो दैट इज लीगल। लेकिन आपके समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी रहते हैं जो गोला बारूद रखते हैं, दैट इज इलीगल। तो आपको यह तय करना है कि आपको कानून के तरीके से चलना है या कानून के विपरीत चलना है, आपके समाज के कर्णधर बन के चलना है या नहीं चलना है। आज जब हम पूरे विषय को उठा के देखते हैं और खासकर नेता वर्ग को, तो उनके ऊपर जो है 150 केस, 140 केस, 160 केस, और ऐसे लोग जो है चुनाव में जीत जाते हैं और हमारे नेतृत्व करते हैं। तो क्या हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम कैसे प्रतिनिधित्व को चुने, कैसे जनप्रतिनिधित्व को चुने, ये एक बड़ा विषय है।
और हम क्यों चुने? हम इसलिए चुनेंगे ताकि हमारे मुद्दे का समाधान हो। तो क्या हम अपने मुद्दे के प्रति सजाग हैं? हमारे मुद्दे क्या हो सकता है? फॉर द एग्जाम्पल, हम पारा टीचर हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग पारा टीचर, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि हमारे पारा टीचर को हमारे रेगुलराइज कर दिया जाए, एक स्थायी नौकरी मिल जाए, जिसको हम लोग कहते हैं स्थायीकरण। क्या यह संभव है? किसी हर घर में हर बच्चे को नौकरी देना संभव है? हर घर में हर व्यक्ति को उनके घर, दौलत, धन बना देना संभव है? नहीं। तो सबसे पहले या तो हम मुद्दे को ही नहीं जानते, हमारे मुद्दे क्या हो सकता है। डेफिनेटली हमारे मुद्दे, जिसको हम लोग पब्लिक इशू कहते हैं, पब्लिक मुद्दा कहते हैं, जनसाधारण का मुद्दा हो सकता है, ये व्यक्ति विशेष से अलग होगा, ये सबके लिए होगा। वो मुद्दा क्या हो सकता है? वो एजुकेशन होगा। आप जानते हैं, एजुकेशन से हमारे पाकुड़ की लिटरेसी रेट आप गूगल सर्च करके देखिए 48.82% से। क्यों? आज क्या वहां पे डीसी नहीं है, वहां पे एसपी नहीं है, वहां पे कोई एजुकेशन से डिपार्टमेंट नहीं है? क्या नहीं है? सब है। क्या वहां पे एजुकेशन के ऊपर फंड अलॉटमेंट नहीं है? बिल्कुल है। फिर भी हमारे 48.82% लिटरेसी रेट क्यों? उनमें से मेल लिटरेसी यानी पुरुष लिटरेसी रेट है 57.06% और फीमेल का जो साक्षरता दर 40.52%। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे शिक्षा के गुणवत्ता या शिक्षा के स्तर इतना नीचा पाकुड़ में क्यों? क्या वहां कोई नेता नहीं रहा है? क्या उस पाकुड़ में कोई मंत्री नहीं बना है? कितने साल, आज 40 साल 50 साल से अगर हमारे नेताओं की भरमार रहा हो और लिटरेसी रेट 48.82% हो, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्यों? अभी इलेक्शंस में चंद दिन बचा हुआ है, 15 दिन भी नहीं। इस 15 दिन में आपके पास हजारों नहीं, लेकिन कम से कम 10-20 नेता तो जरूर पहुंचेगा और कहेगा कि मुझे वोट दें, हमें वोट दें। कोई कहेगा हम नेशनल पार्टी है, आपको कहेगा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेशी आपको घोषित कर देगा चूंकि आप मुस्लिम हैं। आप, मुझे आश्चर्य की बात है, आप कितना डरे हुए हैं। आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं सिवाय अल्लाह के। तो फिर इतने डर क्यों? आप अपने मुद्दे को सोचिए, मुद्दे को समझिए कि आपके मुद्दा क्या है। और जो जनप्रतिनिधि आपके पास जा रहा है, उनमें से देखिए कि कौन सा प्रतिनिधि आपके होंगे। आप जानते हैं कि बड़े बड़े आमला, बड़े बड़े मंत्री, चाहे वह मंत्री सलाम ही क्यों ना हो, वह मंत्री कि भाई अलीमुल क्यों ना हो, वह उन मंत्री के भाई रजीबुल ही क्यों ना हो, सबके सब जो अगर कोई करप्शन में लिप्त है, आप देख रहे हैं, आपके पास जो है मीडिया है, आप मीडिया से वाकिफ है, आपके पास सारी चीज मौजूद है, फिर भी ऐसे आदमी को जब चुनते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किस आदमी को वोट दें, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको वोट देने के अधिकार है। इस अधिकार का आप इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें, अपना खुला दिमाग रखते हुए। अपने दिमाग को खुलकर करें कि जिस प्रतिनिधि को हम भेजेंगे क्या वो हमारी बात को रख पाएगा। और दूसरी बात है कि आप अपना डिग्निटी कभी ना खोया। आपकी जो सम्मान है, इस सम्मान को, एक समय था कि आपको वोट देने के लिए लोग आपको बुलाया था,
आपको रिक्वेस्ट करता था। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, नेता ये समझते हैं कि हम चाहे किसी को रिक्वेस्ट करे ना करे, वोट देना मजबूरी है, और ये जो है डर से वोट देगा। क्योंकि आप अपने आप को हम और आप मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम अपने आप का जो कंसेप्ट है वो डरते नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो फिर किसी नेता से क्यों डरे? आप जानते हैं क्या मुद्दा हो सकता है? आज अगर हम मंत्री बन गए हैं, हम सलाम हैं, और सलाम के भाई अलीमुल है, और अलीमुल के भाई का देहांत हो गया है, और उनकी पत्नी बंगाल में बैठे हुए हैं, और हमारे मद्रासा में वो टीचर के रूप में कार्यरत हैं, बिना किसी ड्यूटी किए हुए पैसा उठा रहे हैं। क्या ये हमारे करप्शन नहीं है? क्या एक जागरूक नागरिक के होने के नाते हम ऐसे मुद्दे को नहीं उठाएंगे? जरूर उठाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इससे बुज़दिल और क्या हो सकता है? तो जिस हम समाज में रहते हैं, अगर जहां करप्शन हो रहा है आप देख रहे हैं, उसी समय अगर आप आवाज उठा दें तो दूसरा हिम्मत नहीं करेगा। आज जानते हैं कि हमारे इलाके में एक उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस का सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है आपको किसी से 1500, 2000, 3000 रुपया जो है उसको लिया जाता है, और ये जो है पैसा जो है किसी मंत्री सलाम, मंत्री के भाई रजीबुल, इसके पास पहुंच जाता है। अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको जो है फोन करके धमकाया जाएगा। क्या हम ऐसे समाज चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि हमारे जो पंचायत है, हमारे जो थाना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर कितने हावी है हमारे लोकल नेता, जो उनकी फोन करके धमकाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे समाज, हमारा देश, हमारा थाना, हमारा चौकी कानून के तहत चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं कि हमारे इलाका इतना शांत प्रिय था, लेकिन आज एक करप्शन का अड्डा बन गया। यह करप्शन का अड्डा कैसे बन गया? ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि हमने खुले छूट दे दिए, जो होते गया हमने देखा, लेकिन कभी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाया। अब जानते हैं कि किसी को रेप कर के गुमानी नदी में बहा दिया जाता है। जब वो चौकी पे पहुंचते हैं उसके लिए एफआईआर लॉन्च करने के लिए, किसी मंत्री सलाम से फोन आ जाता है और एफआईआर लॉन्च नहीं होता। आप जानते हैं किसी टेंडर की जो है विधि प्रक्रिया है, जिसको लोएस्ट बिडर होना चाहिए, फाइनेंशियल बिड और टेक्निकल बिड जो सही तरीके से जो भरा जाना चाहिए, वो मैकेनिज्म को जो अपने कंट्रोल में करते हुए अपने मन चाहे किसी आदमी को दे दिया जाता है, टेंडर अलॉट कर दिया जाता है, और फिर ऊपर से जो धमकाया जाता है, जो केस लॉन्च होता है, उसको भी इन्वेस्टिगेशंस में दबाव बना करके क्लीन चिट ले लिया जाता है। तो क्या आप यही चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हैं। आप हमारे इलाके में आप जानते हैं कि मदरसा एक बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे, लेकिन वो मदरसा कैसे चलता है? कोई ना कोई कमेटी बना हुआ है। उस कमेटी अब जो है आपके बच्चे एमए है, बीएड है, आपके क्वालिफिकेशन है, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन जो उस मदरसा का सेक्रेटरी है बना हुआ है और नेता से संपर्क है, उसमें आपको 15 लाख 10 लाख देगा और आपके क्या करते हैं नौकरी हो जाएगा। जो बच्चे जेन्युइन हैं, पढ़े लिखे हैं,
मेरिट है उसका नहीं हुआ और दूसरे का हो गया। क्या आप में वह ताकत व कुव्वत नहीं कि इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध जो है आप आवाज उठाए? बिल्कुल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले अपने मुद्दे को जानिए कि आपका मुद्दा क्या है। तो आपका इलेक्शंस का मुद्दा, पहला मुद्दा होगा एजुकेशन। अभी का जो एजुकेशन रेट है 48%। कोई नेता अगर आपको आके कहे कि हम विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर एजुकेशन लिटरेसी रेट 100% कर देंगे, निश्चित रूप से आपको उसे वोट देना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? हेल्थ। आप जानते हैं कि मैं जिस गांव से ताल्लुक रखता हूं, इस्लामपुर से, इस्लामपुर में लास्ट में महाराजपुर में वहां एक हेल्थ सेंटर बना हुआ है, बहुत बढ़िया रंग रोपन करके बना हुआ है। क्या उसमें डॉक्टर आता है? नहीं आता है। तो क्या कारण है? आप जानते हैं कि इस्लामपुर और रहमतपुर के बीच में एक मैदान में बड़ा सा हॉस्पिटल, पहले उस समय तत्कालीन जो है एमएलए, अभी एक हम कह सकते हैं कि एक्स एमएलए अकील अख्तर साहब ने बनाया था। उस दौर बनाया गया था, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी हाल फिलहाल में उस हॉस्पिटल का रंग रोगन हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन आज भी वो फंक्शनल नहीं है। वह हॉस्पिटल जो है में डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस जमीन को एनओसी नहीं दिया गया। क्या रीजन है? जब एनओसी नहीं है फिर भी वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया, फंड अलॉटमेंट हो गया। क्या हम इस विषय से अवगत हैं? नहीं है। हम इलाका के वासी होने के नाते, हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते, क्या हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है। तो दूसरा मुद्दा हमारा होना चाहिए हेल्थ। तीसरा जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कि हमारे घर के सामने से ही रोड बनता है। अब हम जानना चाहिए कि इस रोड का अलॉटमेंट हमारे सैंक्शन क्या हुआ। उनके डेफिनेटली उस रोड का कोई नंबर होगा, उसका गुणवत्ता के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा, कितनी की बजट है, किस तरह बनेगा, सारा चीज एक प्रोफार्मा दिया रहता है। अब जब अगर हम 10 आदमी खड़े होके बताएंगे कि नहीं ये जो है नियम के तहत नहीं हो रहा है, तो किसी की हिम्मत है कि वो जो है खराब काम करके निकल जाए? क्या हमारे बीइंग ए सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल है, होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो अपने अधिकार की बात करते हैं, अधिकार के साथ साथ हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, इस उत्तरदायित्व का भी पालन करना चाहिए। मुझे लगा कि आज के समय में मुझे कुछ बोलना चाहिए जो हमें अल्लाह ताकत व कुव्वत दिया है, इसीलिए मैं इस बात को आप सब के सामने उठाया। आप किसको वोट देंगे या नहीं देंगे वो आपका निजी मामला है, लेकिन वोट देने के पहले खुले दिमाग से सोचें कि आपके पास जो जा रहा है वो सही कैंडिडेट है कि नहीं, सही उम्मीदवार है कि नहीं, वो आपके काम के लायक है कि नहीं, आपके वोट की इज्जत करता है कि नहीं, आपकी डिग्निटी के साथ आपको वोट की अपील करता है कि नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे समाज में है, जो आप जानते हैं कि हमारे समाज में दारू, हमारे समाज में ये शराब, ये जो है निषिद्ध है। हम बीइंग ए मुस्लिम इसको प्रोहिबिटेड करते हैं, हराम करते हैं, लेकिन आज घर घर में ये प्रचलन हो गया है। और नेता के भाई की बात तो अलग ही है। तो ये जो विषय है आपको सोचना चाहिए। आप हमारे समाज में, हमारे गांव में जब मंत्री हमारे, जब कोई सलाम, कोई अलाम, जब क्या करते हैं अपने साथी संगत जिसके साथ उठना बैठना है, धीरे धीरे उसको साइड करके ऐसे नेटवर्क बनाया
ऐसे नेटवर्क बनाया जिससे जो है उसका कलेक्शन हो, रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हाँ, पैसा जो है एटलीस्ट भर्ती पैसा जो है आराम से आ जाए। हाँ, बड़े बड़े हमारे क्या करते हैं, मनी टोला से मनी का बैग क्या करते हैं सील कर जो है उसको पैक करके रखा जाए। ऐसे जब एक परियोजना बनाना शुरू कर दे तो फिर हमारे जनता के लिए क्या करना चाहिए, जनता को खुद सोचना चाहिए। हमारी जनता सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है और निश्चित रूप से इन सब विषय को देखते हुए ही अपना फैसला लेंगे। अंत में हमारे बहुत सारे फ्रेंड की जो हमारे बहुत सारे साथियों की जो सवाल है कि वकील साहब आप अगर अपना वोट डालेंगे तो किसको डालेंगे मौजूदा परिस्थिति में, तो मैं निश्चित रूप से खुले तौर पर कह सकता हूं कि मैं अपना वोट अकील अख्तर को डालूंगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो दल बदलू है, ये आज एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं किसी पार्टी विशेष के समर्थन का नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष जो हमारे इलाका में एक अच्छे कैंडिडेट है, जो हमारे काम के लिए तत्पर हैं, पिछले कम से कम 10 सालों से इस अपने पर्सनल सोर्स से जनताओं की भलाई के काम में आगे आए हुए हैं, काम करते आ रहे हैं। अगर उसे मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। इसीलिए मैं कहूंगा कि मेरा वोट अकील अख्तर को, मेरा वोट अकील अख्तर को। आप अपना वोट किसको देंगे ये आप स्वयं सोचें। आपको किसको वोट देना चाहिए ये नहीं चाहिए, आप स्वयं ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे उम्मीद है कि आगामी लोकसभा यानी 20 क्या कहते हैं नवंबर को जो हमारे का पोलिंग होगा, इस 20 नवंबर को आप अपना वोट जरूर डालेंगे और ऐसे कैंडिडेट को डालेंगे जो आपका निजी हो, आपके यानी क्या कहते हैं आपके समाज की भलाई के लिए, आपके विधानसभा के मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए। आपके विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क पानी है, बिजली है, इन सब विषयों पर जो काम करना चाहता है ऐसे व्यक्ति को ही आप चुनें। तो अंत में जय हिंद, हैव ए नाइस डे। आप अपना मत का जरूर प्रयोग करें।